सुप्रभात। आज डिवाइन की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका पुष्पा सिंह। बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और नियमित पढ़ाए गए पाठों का अध्ययन कर रहे होंगे। बच्चों, आज कक्षा 7 से पाठ 3 संधि पाठ का हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों, अब हम अपने पाठ का अध्ययन करें। बच्चों, आइए हम पाठ का अध्ययन करें। आज का हमारा पाठ है संधि। संधि क्या है या संधि का अर्थ क्या होता है, आइए जानें। बच्चों, संधि का अर्थ होता है मेल या जोड़। संधि किसे कहते हैं? जब दो वर्ण पास पास आ जाते हैं तब उनके मेल से जो परिवर्तन आता है उसे संधि कहते हैं। अब बच्चों, दो शब्द निकट आते हैं तो पहला पद पूर्व पद कहलाता है और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है। अब देखिए बच्चों, तब पहले शब्द के अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में कुछ विकार या परिवर्तन आ जाता है, इसी को संधि कहते हैं। जैसे देवधन आलय बराबर देवालय, महाधन ईश बराबर महेश। अब संधि विच्छेद क्या होता है, आइए संधि विच्छेद के विषय में जानें। संधि से बने हुए शब्द को पुनः स्थिति में लाना संधि विच्छेद कहलाता है। हम ये कहें कि मिले हुए शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे अभी हम लोग पढ़े थे देवधन आलय देवालय, उसी तरह अब हम नरेंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र होता है। तो आइए अब हम संधि के कितने मुख्यतः भेद होते हैं उसके विषय में जानें। बच्चों, संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं अब ये जानें। बच्चों, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि होता है। अब बच्चों, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। बच्चों, स्वर संधि में स्वर वर्णों के साथ मेल होता है। जैसे नरधन इंद्र, तो यहाँ पे अधन ई बराबर ए होता है, तो ये दोनों वर्ण स्वर वर्ण है। तो नरेंद्र का संधि विच्छेद जब हुआ तो नरधन इंद्र बराबर नरेंद्र। आइए अब इनके विषय में हम उदाहरण सहित जानें। स्वर संधि के पहला भेद यानी दीर्घ संधि, तो आइए दीर्घ संधि के विषय में जानें। जब ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तब दोनों के मेल से दीर्घ स्वर हो जाता है। जैसे अधन अ बराबर आ, ई धन ई बराबर बड़ी ई, ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ। तो बच्चों, ये सभी क्या है? स्वर वर्ण है। तो हम कृष्णावतार का जब संधि विच्छेद करेंगे तो कृष्ण धन अवतार बराबर कृष्णा अवतार, यहाँ पे क्या था? अधन अ बराबर आ हुआ। उसी तरह हम कविंद्र का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ई धन ई बराबर बड़ी ई, तो कवि धन इंद्र बराबर कविंद्र हुआ। उसी तरह
ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, तो हम भानुदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तो भानु धन उदय बराबर भानुदय। आइए अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद के विषय में जाने, यानी गुण संधि के विषय में जाने। गुण संधि क्या है? अ या आ के बाद ई या बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए। अ या आ के बाद ऊ या उ आए तो ओ। अ या आ के बाद री आए तो अर हो जाता है। जैसे अ धन ई बराबर ए, तो हम नरेंद्र का संधि विच्छेद करेंगे। नर धन इंद्र बराबर नरेंद्र। उसी तरह अ धन बड़ी ई बराबर ए होता है, तो हम गणेश का जब संधि विच्छेद करेंगे तो गण धन ईस बराबर गणेश हुआ। अब हम अ धन उ बराबर ओ होता है, तो हितोपदेश का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हित धन उपदेश बराबर हितोपदेश। उसी तरह जब हम देवर्षि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो अ धन री बराबर अर होता है, तो देव धन ऋषि बराबर देवर्षि हो गया। आइए बच्चों, अब हम स्वर संधि के तीसरे भेद के विषय में जाने, यानी वृद्धि संधि क्या है। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो दूसरे शब्द के प्रारंभ में ए या ऐ हो तो दोनों मिलकर ऐ हो जाते हैं। जब पहले शब्द के अंत में अ या आ हो तो ओ औ आए तो औ हो जाते हैं। जैसे अ धन ए बराबर ए, तो एक का हम जब संधि विच्छेद करेंगे एक धन एक बराबर एक हो गया। उसी तरह आ धन ए बराबर ऐ होता है, तो जब हम सदैव का संधि विच्छेद करेंगे तो सदा धन एव बराबर सदैव हो गया। आइए अब हम स्वर संधि के चौथे भेद यानी यण संधि के विषय में जान लें। आइए बच्चों, हम स्वर संधि के चौथे भेद यानी यण संधि क्या होता है उसके विषय में जान लें। यदि ह्रस्व या दीर्घ ई या बड़ी ई, ऊ या बड़ा ऊ के बाद कोई असमान स्वर आ जाए तो ई का य और ऊ का औ हो जाता है। जैसे ई धन अ बराबर य, तो हम यद्यपि का संधि विच्छेद करेंगे तो यदि धन अपि बराबर यद्यपि। उसी तरह ई धन आ बराबर या होता है, तो हम इत्यादि का जब संधि विच्छेद करेंगे तो इति धन आदि बराबर इत्यादि। उसी तरह हम स्वागत का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ऊ धन आ बराबर वा होता है, तो स्वागत का संधि विच्छेद हो जाएगा सु धन आगत बराबर स्वागत। आइए बच्चों, अब हम स्वर संधि के पांचवें भेद यानी अयादि संधि क्या है उसके विषय में जानें। ह्रस्व या दीर्घ ए या ओ के बाद कोई असमान स्वर आए तो ए का अय, ऐ का आय, ओ का औ का आव हो जाता है। जैसे ए धन अ बराबर अय, तो हम नयन का संधि विच्छेद करेंगे तो ने धन अन बराबर नयन। उसी तरह हम नायक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि ऐ धन अ बराबर आय होता है, तो नायक का संधि विच्छेद होगा नय धन अक बराबर नायक। उसी तरह हम पवन का जब संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि ओ धन अ बराबर अ होता है, तो पवन का संधि विच्छेद हो जाएगा पो धन अन बराबर पवन।
आइए बच्चों, अब हम संधि के दूसरे भेद यानी व्यंजन संधि क्या है उसके विषय में जान लें। बच्चों, किसी व्यंजन के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो विकार परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे जगत हलंत धन ईस बराबर जगदीश, तो यहाँ पे देखेंगे कि पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का पहला, तो पहले शब्द का अंतिम यानी वो व्यंजन शब्द है, त है, व्यंजन के अंतर्गत है, और दूसरे शब्द का पहला यानी बड़ी ई, तो बड़ी ई स्वर है, तो यहाँ पे व्यंजन प्लस स्वर है, तो ये भी व्यंजन के अंतर्गत ही आएगा। आइए बच्चों, अब हम संधि के तीसरे भेद यानी विसर्ग संधि क्या है उसके विषय में जान लें। विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यशः धन गान बराबर यशोगान, निह धन तेज बराबर निस्तेज, मनः धनहर बराबर मनोहर, मनः धन रथ बराबर मनोरथ। तो बच्चों, इसी तरह कुछ और उदाहरण दिए गए हैं जिसको स्वयं पढ़िए। आइए अब हम विदेशी शब्दों के लिए संधि के कुछ नियम जानें क्या है। यहाँ उल्लेखनीय यह है कि अन्य भाषाओं से हिंदी में आए विदेशी शब्दों पर संधि के नियम लागू नहीं होते। जैसे टिकट धन आलय टिकटालय, अथवा आदमी धन औरत आदमौरत। ऐसी स्थिति में बिना संधि के ही दोनों शब्द अलग अलग लिखे जाएंगे। आइए बच्चों, अब संधि के कुछ अन्य प्रमुख नियम के विषय में हम जान लें। पहला है महाप्राणीकरण। तो महाप्राणीकरण क्या है बच्चों? जब प्रथम पद में अल्प प्राण ध्वनि के आगे ह महाप्राण ध्वनि आए तो उसके प्रभाव से प्रथम पद की अल्प प्राण ध्वनि भी महाप्राण में बदल जाती है। उदाहरण के लिए देखें, जब धन ही बराबर जब ही, तब धन ही बराबर तभी, अब धन ही बराबर अभी, कब धन ही बराबर कभी। आइए बच्चों, अब हम सादृश्यीकरण क्या है इसके विषय में जानें। दो अलग अलग ध्वनियाँ जुड़ते समय एक जैसी हो जाती है। जैसे पोत धनदार बराबर पोतदार। ये क्या है? सादृश्यीकरण है, यानी दोनों एक जैसी पता चल रही है। आइए अब हम ह्रस्वीकरण के विषय में जानें। समासिक शब्दों में प्रथम पद के दीर्घ स्वर प्रायः ह्रस्व हो जाते हैं। जैसे आम धन चूर बराबर आमचूर, हाथ धन कड़ी बराबर हाथ कड़ी। तो बच्चों, इसके अलावा कभी दो दीर्घ स्वर एक साथ आने पर पहला स्वर ह्रस्व हो जाता है। जैसे बहू का बहुएं बहुओं, डाकू डाकुओं। आइए बच्चों, अब हम चौथा यानी लोप क्या है लोप के विषय में जान लें। कभी कभी तो हिंदी शब्दों की संधि में किसी वर्ण का लोप ही हो जाता है। जैसे छोटा धनपन बराबर छुटपन, वहाँ धन ही बराबर वहीं, मुझ धन ही बराबर मुझी। आइए बच्चों, अब आगम क्या होता है आगम के विषय में जान लें। कभी दो स्वरों के बीच में य का जब आगम होता है तब पूर्व स्वर दीर्घ हो तो ह्रस्व हो जाता है। जैसे लड़की लड़कियों, नदी नदियों, रोटी रोटियों। इसी के साथ साथ यह भी ध्यान रखने की बात है कि बोलने में आम तौर पर स्वरों और व्यंजनों में संधि हो जाती है,
परंतु लिखने में उन्हें संधि युक्त नहीं करते। जैसे ले आया, लाया, जा धन आ बराबर जा, रात धन दिन बराबर रात दिन, डाक धन घर बराबर डाक घर। तो बच्चों, इस तरह अब हमारे संधि पाठ समाप्त हुआ। आइए इस पाठ से हमने क्या सीखा उसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। दो वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे संधि कहते हैं। संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि है। तो बच्चों, इस तरह हमारा ये पाठ समाप्त हुआ। आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों, आपका दिन मंगलमय हो।